चलो एक चीज यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे। ये पढ़े थे ना भाई, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या था? रेसिस्टिविटी था। एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका नाम क्या था? रेसिस्टिविटी था। अब इसके बारे में पढ़ना है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब क्या है कि R इक्वल टू रो एल बाई ए है। यदि एल का वैल्यू ले लिया जाए 1 मीटर, यूनिट लेंथ मतलब एक ले लिए हैं, और ए का वैल्यू भी क्या ले लिए हैं? 1 मीटर स्क्वायर ले लिए हैं। तो जो आर का वैल्यू होगा वो रो के बराबर हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू ही रेसिस्टिविटी हो जाएगा। समझ गए ना? अगर 1/1 डालेंगे इसके जगह पे एल और ए के जगह पे, तो हो जाएगा ना आर इक्वल टू रो हो जाएगा। समझ गए ना? तो वही है कि रेसिस्टेंस ऑफर बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब लेंथ को यूनिट मानिएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिट मानिएगा, तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। वही क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। समझ गए? और इसका एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। मतलब ओम का ऐसे साइन और मीटर का ऐसे, तो ओम मीटर लिखो या OHM METER लिखो। समझ गए ना? तो ये तीन चीज रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है। मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी विच इन द रेंज ऑफ इतना से इतना। मतलब मेटल का रेसिस्टिविटी का वैल्यू काफी कम होता है, और एलॉय का, मेटल में कुछ मिला देते हैं तो एलॉय बनता है, तो उन सब चीजों का रेसिस्टिविटी का वैल्यू काफी कम होता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर सच एज द रबर एंड ग्लास इज ऑन द ऑर्डर ऑफ, देखो इसका कितना हाई है रेसिस्टिविटी का वैल्यू, रबर और ग्लास का। समझ गए ना? रबर और ग्लास क्या है? इंसुलेटर है, इससे तो करंट जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। समझ गए? देख रहे हो 10 के पावर 12 से लेके 10 के पावर 17 तक है। इसका कहाँ माइनस में है मेटल का। द टेम्परेचर अफेक्ट बोथ ए मटेरियल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर क्या करता है ना कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों को प्रभावित करता है। एंड एलॉय रेसिस्टिविटी यूजुअली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल का रेसिस्टिविटी मान लीजिए कि 10 का पावर -8 है, तो उससे कुछ एल्युमिनियम में कोई चीज जोड़ दिए हैं तो उसका एलॉय बन गया, तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो इससे ज्यादा होगा थोड़ा सा। सिंपल सा चीज है, ओरिजिनल चीज से तो थोड़ा सा ज्यादा ही रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ना वो। एट हाई टेम्परेचर एलॉय डू नॉट इजिली ऑक्सीडाइज। मतलब एलॉय क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जल नहीं सकता है, हेंस दे आर फ्रीक्वेंटली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक द इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर। इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में किस चीज का यूज होता है? एलॉय का, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पे जलता नहीं है। टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं। टंगस्टन इज नियरली एक्सक्लूसिवली यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। टंगस्टन का यूज कहाँ होता है? बल्ब का जो फिलामेंट पुराने जमाने वाला पीला वाला बल्ब, उसमें टंगस्टन का वायर का यूज होता है। वाइल कॉपर एंड एल्युमिनियम आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। हम लोग के घर में जो तार आया हुआ है वो कॉपर या तो एल्युमिनियम का है। टंगस्टन का यूज कहाँ है? बल्ब के फिलामेंट में। चलिए अब एक चीज तो हो गया कि मान लो कि भाई ये हमारा क्या था? ये हमारा था रेसिस्टिविटी। एक चीज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। R इक्वल टू रो एल बाई ए आया है ना, यहां से हम लोग रो का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा? R, A ऊपर चला जाएगा और L नीचे चला आएगा।
तो ये हुआ रेसिस्टिविटी का वैल्यू। अब हम लोग को पढ़ना है कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा। मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा 1 बाई रेसिस्टिविटी। समझ गए? यानी कि 1 बाई रो, यानी कि क्या हो जाएगा, आर ए नीचे और एल चला जाएगा ऊपर। समझ गए ना? तो कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को एक्चुअल में तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके। तो ये हो जाएगा 1 बाई रो, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना, एल ऊपर और आर और ए नीचे। तो ये हो गया कंडक्टिविटी, इसका दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और बाकी इसके बारे में लिख लो ये सब, कि पहले ये हमारा रेसिस्टिविटी था, यहाँ से हम लोग, ये हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है, इसका वैल्यू निकाल लिए। और कंडक्टिविटी क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1 बाई रेसिस्टिविटी। तो 1 बाई रेसिस्टिविटी की है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू लिखें तो एल आर बाई ए आया। समझ गए ना? तो ये कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना आ गया, एल ऊपर और आर और ए नीचे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा जस्ट उसका उल्टा, उसका क्या था, ओम मीटर था, इसका ओम का उल्टा होता है महो, और मीटर का -1। समझ गए ना? तो ये लिख लीजिए कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा। चलो लिख लो। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। लिख लेने पे बता देना भाई। चलो हो गया, सब मिटाते हैं। बाकी हिंट यहाँ दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ए कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीज लिनियरली एज द टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कंडक्टर का बढ़ जाएगा, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। ये भी चीज लिख सकते हो। एज द टेम्परेचर राइज एंड इंसुलेटर रेसिस्टेंस राइज एलवेज। मतलब
टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर इंसुलेटर का, तो उसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कंडक्टर का भी बढ़ेगा और इंसुलेटर का भी बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का देखो क्या होगा, सेमीकंडक्टर का देखिए क्या होगा, रेसिस्टिविटी इसका घटने लगेगा। तो ये बढ़िया चीज है, सेमीकंडक्टर आज की डेट में बहुत बढ़िया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। इसके क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा भी होगा तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी फॉल करेगा। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइज। मतलब देखो, कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या था, एलॉय, ये सब का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। समझ गए ना। लेकिन सेमीकंडक्टर का जस्ट उल्टा, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, घटेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ। ये चीज समझ में आ गया, चारों लाइन, इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंसुलेटर पे कैसे, एलॉय पे कैसे, कंडक्टर पे कैसे। इसके बारे में, कंडक्टर के बारे में सिर्फ ये दिया हुआ है कि लिनियरली बढ़ेगा, एक पैटर्न के रूप में बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट। अब सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर क्या होता है। क्या बोल रहा है कि सेमी कंडक्टर और मटेरियल विथ रेसिस्टिविटी है फॉल बिटवीन दोज ऑफ एन इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जिसका सारा प्रॉपर्टीज लाइज करे उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे चल के 11 12 में तो बहुत सारा इसका पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में। मटेरियल विच लूज दियर रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। मतलब क्या करता है कि लो टेम्परेचर जाने पे उसका रेसिस्टिविटी एकदम से जीरो हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। मतलब कंडक्टिविटी एकदम हाई हो जाए, करंट एकदम जा सकता है, उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। समझ गए ना। ये बहुत अच्छा एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आपको मदद करेगा सेल्फ स्टडी में जब किताब पढ़ोगे एस चांद का और एनसीईआरटी का। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना वोल्ट, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 वोल्ट। व्हेन इट्स ड्रॉ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, V और I दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है। तो R इक्वल टू होता है V/I। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालिए, 45/3 करके, ये कितना आया, 15 ओम का रेसिस्टेंस है। अब जो नेक्स्ट चीज पूछ रहा है, ये पहला कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन जो दिया हुआ था यहां तक के लिए। दूसरा कंडीशन अब क्या करना है कि करंट बताना है आपको, आई का वैल्यू बताना है इस बार। अब इस बार वोल्टेज क्या दिया हुआ है, इंक्रीज टू 120 वोल्ट, 45 से हो गया, भी का वैल्यू कितना हो गया, 120 वोल्ट। आर का वैल्यू कितना है, 15 ओम आया है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी कि 120/15, 15 से 8 बार में, यानी कि 8 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बताओ जल्दी मैसेज में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसको अपना कॉपी बनाओ। इसको अपना कॉपी बनाइए अपने मन से। थोड़ा सा हिंट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अपने मन से बनाइए इसको।
हम्म। ये तो एकदम इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल हार्ड हार्ड वाला में जल्दी प्रवेश करेंगे हम लोग। बन गया क्वेश्चन। चलिए बन गया तो आगे बढ़िए। हम्म। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग ए लेंथ ऑफ एंड लेंथ एल दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, हैज ए रेसिस्टेंस 8 ओम, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ इतना एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक चीज कि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, दो कंडीशन यहाँ पे दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है, उसके अनुसार मान लो कि रेसिस्टेंस वन का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 8 ओम दिया हुआ है। लेकिन हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं अभी कि अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ रहे तो वो होता है रो एल बाई ए होता है। ठीक है ना, रो एल बाई ए। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि जो यही चीज तो 8 ओम के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है कि लेंथ उसका अब इस बार R2 का क्या होगा, रो एल बाई ए में लेंथ कितना है, लेंथ के जगह 1/4 लेंथ है, यानी कि लेंथ बाई 4 है, और एरिया के जगह पे कितना है, 2 एरिया है। 2 एरिया है, यानी कि ये टोटल कितना कैलकुलेट करके हो रहा है, रो एल और नीचे में 8 ए हो रहा है। ये आपका कितना दिया हुआ है, R2 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। अब एक चीज देख लो, एक चीज देख लीजिए, रो एल बाई ए के लिए हम लोग 8 पुट कर सकते हैं क्या, रो एल बाई ए के लिए, मतलब इसमें देखो इसको और अच्छा से सिंप्लीफाई करो। इसको क्या करो ना कि 1/8 बाहर निकाल दो, अभी बच गया कितना, रो एल बाई ए बच गया ये। अब इसके बदले कितना डाला जा सकता है, इसके बदले कितना डाला जा सकता है, इसके बदले 8 डाला जा सकता है। समझ गया ना, ऊपर में 8 है ना, रो एल बाई ए का वैल्यू हम लोग 8 ओम लिखे हैं, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। सेकेंड वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आना एकदम जरूरी है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं।
मिटाएंगे या इसको खुद से बनाना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ बढ़िया से। पहला में रो एल बाई ए का वैल्यू 8 ओम दिया हुआ है तो वो लिख लेना। ठीक है, दूसरा में क्या है, रो एल बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रो को रो छोड़ दीजिए, एल के जगह पे L/4 दिया हुआ है और ए के जगह पे 2A दिया हुआ है, यानी कि 1/8 रो L/A दिया हुआ है। ये एक्चुअल में R2 का वैल्यू था, रेसिस्टेंस का वैल्यू था। तो हम लोग क्या किए, 8 किए और रो L/L की जगह कितना डाल दिए, 8 डाल दिए यहाँ से। 8 से 8 कट के 1 ओम रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है। इसको बनाओ पोस्ट अपने कॉपी पे। बनाओ इसको अच्छा से, अब बताना कि बना ली।
हो जाने पे बताना भाई कि हो गया। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब रेसिस्टेंस का अब क्या है कि हम लोग बहुत सारा रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, देखिए बता रहा है। द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रेसिस्टर इन सीरीज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो उसका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होगा। कहने का इसका ये मतलब है ना। जैसे R1 R2 और R3 मान लो कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो R1 R2 और R3 के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग सर्किट डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं, है ना। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अमीटर लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है। कईयों को बैटरी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस माइनस, फिर प्लस ये माइनस, फिर प्लस ये माइनस। गड़बड़ हो गया, ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। देखो, अब इसका एक्स और वाई क्या है, छोर है। एक्स और वाई क्या है, छोर है। तो यहाँ से इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट है। ये की का यूज किया गया है। करंट का डायरेक्शन देख ही रहे हो, इस तरफ से करंट जा रहा है और इस तरफ से करंट आ रहा है। मतलब पॉजिटिव से करंट निकलता है, निगेटिव की तरफ जाता है। समझ गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम बना के और ये चीज लिख लिया जाए। रेसिस्टेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। इन सीरीज सर्किट करेंट रिमेन्स द सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सबके लिए सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई करंट गया, आई करंट निकला। करंट सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको तुम लोग लिखो इसके बारे में। ये वाला बनाना है, ये वाला लिखना है और ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। इतना ही चीज है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका कैसे बाहर हो गया जी।
मोबाइल पे ये सब फिगर दिखता है तुम लोग को कि नहीं, अच्छा से दिखता है? चलिए तो 3 लाइन जल्दी लिख के बताइए कि लिख लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो वही बात बोल रहा है कि करेंट इन द सीरीज सर्किट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, एज ए रिजल्ट connecting the electric lamp and electric heater in series is clearly impractical as they required current of vastly different value of function मतलब क्या बोल रहा है ना कि करंट क्या है, सबको एक समान मिल रहा है। इस कारण ऐसा नहीं है कि अगर घर में हम लोग अगर एक बल्ब लगाए हैं और उसके साथ हीटर को सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बल्ब को अलग करंट चाहिए, हीटर को अलग करंट चाहिए। समझ गए ना, ये इम्प्रैक्टिकल है। हम लोग के घर में जो भी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिसको जितना करंट चाहिए उतना मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। लेकिन हम लोग जो सीरीज बल्ब वगैरह लगाते हैं वो, इसका भी यूज होता है सीरीज बल्ब का, दिवाली में जो लगता है ना, उस सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का देखो, एक सबसे बड़ा क्या है, दिक्कत है कि अगर एक भी खराब हो गया ना तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट इज दैट इफ वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन ऑफ द अदर कंपोनेंट वर्क, मतलब कोई भी कंपोनेंट वर्क करना बंद हो जाएगा, आपको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कहाँ से खराब है, उसको ढूंढ कर ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो सर्किट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया भाई, क्या दिक्कत हुआ, लेफ्ट हो गई? वही बोलबो की थी चैप्टर पढ़ाने के लिए, नहीं तो ये हम पढ़ा चुके थे, हमको लगता है कि दूसरा चीज पढ़ाते हैं। चलो इसके नीचे एक न्यूमेरिकल है, इसको बनाना। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प का रेसिस्टेंस इतना है एंड ए कंडक्टर ऑफ इतना ओम रेसिस्टर कनेक्टेड टू इतना वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट करेंट। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है। एंड इलेक्ट्रिक लैंप इतना एंड इतना इज आर रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू इतना एज शोन इन फिगर, फिगर इसका नीचे दिया हुआ होगा, फिगर देखिए दिया हुआ होगा, ये है आपका। ठीक है, ये 5 ओम का है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था जी, ये 25 ओम का है। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 5 + 25 हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू। करेंट इक्वल टू होता है V/R होता है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट, तो 9/रेसिस्टेंस कितना, 30। तो आई का वैल्यू निकाल लिया जाए, यही होगा 3 से, ये 10 से, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर।
इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया ही। ये तो इजी क्वेश्चन था। कल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला करेंगे। अब 11 पेज खत्म हो ही गया है, 5 गो पेज और बच रहा है, एक आध दिन में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। बाकी तो तुम लोग की किताब में बहुत सारा न्यूमेरिकल उमेरिकल दिया हुआ होगा, वो सब बनाओ क्वेश्चन आंसर, वो सब मेहनत तो करना पड़ेगा 10th पास करने के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त।